नमस्कार दोस्त, मैं शादाब खान आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अंडरवर्ल्ड की कहानी शादाब खान की जुबानी। देखिए, अंडरवर्ल्ड में ना मुंबई में जो है बहुत ज्यादा जो है लूटपाट और कत्लेआम होना बहुत ज्यादा हो गया था। और करीम लाला, पठान गैंग और ये हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई साबिर कासकर, ये आए दिन जो है झगड़े फसाद करते रहते थे। तमिलनाडु का वरदराजन था। ये तमाम लोग मिलके जो है आए दिन जो है कत्लेआम करना, खून खराबा, तस्करी करना, इन तमाम कामों में लिप्त रहते थे। उसी दौरान गुजरात का एक बहुत बड़ा डॉन था, अब्दुल लतीफ, नाम ने सुना होगा। अब्दुल लतीफ जो है ना, ये बड़ा गरीब था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो ये तस्करी वगैरह में इन्वॉल्व होता है और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे करके तस्करी करने लगता है। मैं बात कर रहा हूं अरुण गौली, दाऊद इब्राहिम। देखिए, अरुण गौली और दाऊद इब्राहिम में बहुत तगड़ी दुश्मनी थी। वजह यह थी कि अरुण गौली जो है ये दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पति को मरवा देता है। और हसीना पारकर जो है बौखला जाती है, दाऊद इब्राहिम बौखला जाता है और उसका बदला लेने के लिए ये काम सौंपते हैं छोटा राजन को। छोटा राजन बोलता है कि ठीक है भाई, मैं इसको जो है अंजाम दूंगा, क्योंकि छोटा राजन जो है और दाऊद इब्राहिम का बहुत खास दाहिना हाथ था। छोटा राजन बहुत कोशिश करता है लेकिन अरुण गौरी को मरवा नहीं पाता। तो एक दिन मीटिंग में दाऊद इब्राहिम, सत्या और छोटा शकील, ये लोग बैठे हुए थे। और छोटा शकील छोटा राजन से बहुत ही चिढ़ता था, क्योंकि छोटा राजन का जो है ना वो कद बहुत बढ़ गया था अंडरवर्ल्ड में, और दाऊद इब्राहिम की नजर में वो हीरो था। और छोटा शकील और सत्या जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो एक बार ऐसे ही मीटिंग में बैठे हुए थे और उस समय छोटा राजन उपस्थित वहां नहीं था। तो मौका देख के छोटा शकील जो है दाऊद इब्राहिम को कान भरना शुरू करता है। वो अक्सर कान भरता रहता है, लेकिन इस बार जो है दाऊद इब्राहिम जब ये सुनते हैं तो वो सीरियस होते हैं। कान क्या भरता है? कान ये भरता है कि जो आपने अरुण गौली को मरवाने के लिए छोटा राजन से कहा था, अभी तक अरुण गौली मरा नहीं, ना उसके कोई गुर्गे मरे। तुरंत जो है कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम वहीं से फोन लगाता है छोटा राजन को और बोलता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था अरुण गौली और उसके गैंग को खत्म करने के लिए, तुमने अभी तक किया नहीं, क्या प्रोग्रेस है? छोटा राजन कहते हैं मेरे आदमी इसमें लगे हुए हैं, जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दे दिया जाएगा। उसी बीच सत्या उठता है और सत्या बोलता है, सत्या जो छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम का बड़ा खास था, सत्या बोलता है कि इस काम को अंजाम मैं दूंगा, छोटा राजन को रहने दो। दाऊद इब्राहिम बोलते हैं ठीक है, जा तू भी इस काम को अंजाम दे। वो जाता है और बाकायदा जे हॉस्पिटल, मुंबई के जे हॉस्पिटल पे धुआंधार फायरिंग होती है। कई लोग बेकसूर मारे जाते हैं, उसी में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी मारा जाता है। और ये गैंगवार इतनी भयावह थी कि मुंबई के लोग डर गए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके दाऊद इब्राहिम का कद बढ़ने लगा। और आपको याद होगा सन 1986 में दाऊद इब्राहिम भारत छोड़ के दुबई जाता है। फिर दुबई के रास्ते वो पाकिस्तान के कराची में अपना ठिकाना बनाता है और उसके बाद वहीं से अपने गैंग का संचालन करता है। इधर छोटा राजन धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम से इनकी दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। और जब 1993 में बम ब्लास्ट होता है, 1993 का बम ब्लास्ट बहुत ही खतरनाक बम ब्लास्ट था, जिससे पूरी मुंबई ही नहीं पूरा भारत हिल गया था। 11 जगह सीरियल ब्लास्ट हुए थे। कितनी जगह? 11 जगह कुल सीरियल ब्लास्ट हुए थे और हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। ये हुआ कैसे था, उसी जानकारी से मैं आपको अवगत कराने आया हूं। दाऊद इब्राहिम के पास एक काम आता है कि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करना है और ऐसे ऐसे करना है कि लोगों को भनक ना लगे। तो दाऊद इब्राहिम AK-56 और AK-47, कौन सी भैया? AK-56 और AK-47, ये दो जो है ये बंदूकें जो है मशीन गन AK-56, AK-47, ये बाहर से मंगवाता है। क्योंकि दाऊद इब्राहिम और अब्दुल लतीफ जो गुजरात का डॉन था, पहले तो इन लोगों में दुश्मनी थी, बाद में दोस्ती हो जाती है। क्योंकि दाऊद इब्राहिम नहीं चाहता था कि अब्दुल लतीफ से दुश्मनी करे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का बहुत सा सामान गुजरात के जो तटीय इलाका है, समुद्री इलाका, आप जानते ही हो, गुजरात के बहुत से जो है बंदरगाह है और वहीं से सामान दाऊद इब्राहिम का सोना आता था। और दाऊद इब्राहिम जानता था कि अगर अब्दुल लतीफ से मैं दुश्मनी लेता हूं तो निश्चित रूप से मैं यहां पर धंधा नहीं कर पाऊंगा। और दाऊद इब्राहिम के बहुत से गुर्गे को अब्दुल लतीफ ने मरवा दिया था। तो अब्दुल लतीफ को तो बुलवा लेता है दुबई, और दुबई में से पाकिस्तान, वहीं पर बैठ के ये अपने गैंग का और भारत में सारी चीजों का संचालन ये करते हैं। तो जो AK-56 और AK-47 आई थी ना, ध्यान देना,
ये गुजरात के रास्ते आई थी। गुजरात के रास्ते ये समुद्र मार्ग से ये मान लीजिए जहाज है, और ये जहाज के जरिए जो है ये समुद्र मार्ग से AK-56 AK-47 आई थी। और ऐसा माना जाता है कि अब्दुल लतीफ के जो गैंग के लोग थे इसमें मददगार हुए थे, और AK-56 AK-47 गुजरात से मुंबई पहुंचाने में अब्दुल लतीफ का ही हाथ था। तो ये गुजरात जब पहुंचा है तो गुजरात से सड़क के रास्ते बाई रोड इसे मुंबई पहुंचाने का जिम्मा अब्दुल लतीफ को दिया जाता है, अब्दुल लतीफ के आदमी लोगों को दिया जाता है। अब्दुल लतीफ के आदमी इसे सड़क के रास्ते बाई रोड होते हुए AK-56 AK-47 पहुंचाते हैं मुंबई। अब मुंबई में पहले से ही 2 लोग बैठे रहते हैं, और इस सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए 2 लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं। एक का नाम रहता है सत्या और दूसरे का नाम रहता है अबू सलेम। अबू सलेम ने उसी AK-56 जो है जो आई थी, जो खेप आई थी गुजरात से, वही गुजरात वाली खेप, वैसे मुंबई में भी आई थी बहुत सी खेप, लेकिन गुजरात के जरिए जो खेप आई थी उसी में से एक AK-56 संजय दत्त को दिया था अबू सलेम ने, जो बाद में संजय दत्त पकड़ाते हैं, उनके ऊपर टाड़ा लगता है, तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। अब तो खैर संजय दत्त छूट गए। तो अबू सलेम और सत्या को इस काम को अंजाम देना था, और अबू सलेम और सत्या ने बाकायदा AK-56 AK-47 पूरे मुंबई में बंटवा दी, और जिन लोगों को उन्होंने काम पर रखा था वो बहुत ही माहिर किलर थे और ब्लास्ट करने में माहिर थे, AK-56 AK-47 में ट्रेनर थे। इन लोगों को काम पे रखा गया और 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट किया गया। हजारों लोग दूर क्षतिग्रस्त हुए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, हजारों लोग मारे गए। इन तमाम चीजों में दाऊद इब्राहिम, अब्दुल लतीफ, सत्या, छोटा शकील और अबू सलेम, इन लोग सारे लोग इन्वॉल्व थे। छोटा राजन को इससे दूर रखा गया था, क्योंकि जो लोग जानते थे कि छोटा राजन जो है ये हो सकता है कि बाद में इस काम में अड़चन डाले, इसलिए छोटा राजन को अलग किया गया, और छोटा राजन से फिर दाऊद इब्राहिम में दुश्मनी बढ़ गई। इधर अब्दुल लतीफ जब पाकिस्तान से जब ये मुंबई आता है और दिल्ली आता है, और दिल्ली में जब टेलीफोन बूथ से बात करता है वसूली के लिए, तो क्राइम ब्रांच के पास वो 2 लोग जाते हैं जिनसे वसूली के लिए कहा था इसने, एक्सटॉर्शन के लिए। तो बाकायदा जब टेप रिकॉर्डिंग होती है और फोन टैप किया जाता है तो बाद में पता चलता है ये अब्दुल लतीफ है। अब्दुल लतीफ को तो एनकाउंटर करा के मार दिया जाता है। आप एक फिल्म आई थी रईस शाहरुख खान की, वो पूरा रोल जो अब्दुल लतीफ वाला है ना वो शाहरुख खान ने किया था रियल लाइफ में। अब्दुल लतीफ तो रियल था, शाहरुख खान ने उसी अब्दुल लतीफ की कहानी पर आधारित ये फिल्म बनाई थी, और अब्दुल लतीफ का रोल जो किया था वो शाहरुख खान ने रईस फिल्म में किया। तो इस तरीके से इनका काम खत्म हुआ। अबू सलीम जो है पुर्तगाल से पकड़ाता है और उसके बाद जो है इसको भारत में प्रत्यर्पण किया जाता है। और अभी तक ऐसा माना जाता है कि अबू सलीम जेल में बंद है और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ वो बंद है, लेकिन दाऊद इब्राहिम अभी तक पुलिस के पकड़ में नहीं आ पाया। दाऊद इब्राहिम का मेन मकसद ये था पहले तो कि अपने बड़े भाई शब्बीर कासकर के बारे में मैं बता दूं। शब्बीर कासकर जो है ये बहुत ही दूसरे टाइप का था। हालांकि करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदराजन ये लोग बड़े सुलझे दिमाग के थे। ये लोग आपस में मिलकर धंधा करते थे और बड़ी शांतिपूर्वक, किसी को भनक नहीं लगती थी। लेकिन जो शब्बीर कासकर था ना, वो लड़ाई झगड़े वाला और गुस्सैल टाइप का क्रोधित व्यक्ति था। वो सोचता था लड़ झगड़ के एक छत्र साम्राज्य स्थापित करें। और उसी समय एक और दिलेर, निडर आदमी जो है बढ़ रहा था, उसका नाम था मनोहर अर्जुन सुरवे। अब मनोहर अर्जुन सुरवे जो है ये जेल से 9 साल की सजा काटने के बाद ये भागा था और भाग कर ये आता है मुंबई और अपनी खुद की गैंग बनाता है और छिनैती करना, चोरी करना, डकैती करना, एक्सटॉर्शन मांगना, पैसा, इन सब में इन्वॉल्व रहता है। उधर पठान ब्रदर्स को पता चलता है कि ये एक बालक है और इस तरह देखिए शेर खान, पठान जो करीम लाला का नाम था शेर खान रखा गया था, शेर खान यानी कि पठान गैंग इसका नाम था। एक फिल्म आई थी आपको याद होगा जंजीर, जंजीर में जो प्राण की भूमिका शेर खान वाली जो थी ना,
वो इसी के जीवन पर आधारित थी, करीम लाला के। और जो प्राण ने किया था जंजीर में, जो भूमिका अदा की थी, वो करीम लाला के जीवन पर ही आधारित वो प्राण ने वो भूमिका अदा की थी। तो करीम लाला को बुलवा के बाकायदा शब्बीर कासकर को मरवाने के लिए पूरा प्लान तैयार होता है। शब्बीर कासकर को मरवाने के लिए मानिया सुरवे को बुलाता है, सॉरी, मानिया सुरवे आता है। मानिया सुरवे तैयार हो जाता है, क्योंकि मानिया सुरवे भी दाऊद इब्राहिम को पसंद नहीं करता था। और मानिया सुरवे और भार्गव सुरवे ये दोनों भाई थे, सगे नहीं थे लेकिन फिर भी सगे जैसे ही थे। भार्गव सुरवे को जेल में मरवा दिया जाता है, क्योंकि वो छिनैती में, डकैती में, 2 नंबर के धंधे में इन्वॉल्व था और एक बार किसी को मार देता है, जिसके एवज में जो है इन दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है 302 के तहत, मानिया सुरवे, भार्गव सुरवे को। तो भार्गव सुरवे को तो जेल में ही मरवा दिया जाता है। मानिया सुरवे को भी मरवाने का प्लान था, लेकिन मानिया सुरवे जो है पूरी अपनी गैंग बना लिया था जेल में, और उसके बाद जो है वहां से भागता है। और जब करीम लाला इसको बुलवाते हैं कि आपको, तुम्हें शब्बीर कासकर को मारना है, तो वो तैयार हो जाता है। शब्बीर कासकर जो है अक्सर सिद्धि विनायक मंदिर के पास जो है वहां जाता था, और वहां से वापसी में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहां पर वो तेल भरवाता था। रात के लगभग 11:30-12 बजे के आसपास वो तेल भरवा रहा था कि तभी मानिया सुरवे के लोग आए और उसके ऊपर जो है हमला कर दिया, उसे जान से मार दिए। दाऊद इब्राहिम का मेन मकसद था कि मानिया सुरवे को मारना, और मानिया सुरवे को पुलिस द्वारा इनकाउंटर करा दिया जाता है। लेकिन सभी जितने भी गैंगस्टर हुए, चाहे वो करीम लाला हो, चाहे वो हाजी मस्तान हो, चाहे वो वरदराजन हो, चाहे वो मानिया सुरवे हो, चाहे कोई हो, चाहे वो सत्या हो, चाहे छोटा राजन हो, चाहे अबू सलेम हो, ये सब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं या मर चुके हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम अभी भी फरार है और इंडिया के बाहर है। इंडिया का मोस्ट अपराधी अगर कोई माना जाता है दाऊद इब्राहिम। अब वो कब भारत के हाथ आता है ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल अंडरवर्ल्ड जो है अभी पूरी तरीके से शांत है और पुलिस बहुत ही, प्रशासन बहुत ही सक्रिय हो चुका है।